जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर्स की टाइप की, लेटर्स में यूज होने वाले बहुत सारे वर्ड्स की, यानी कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होना चाहिए ये कन्फ्यूजन बना रहता है। एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं तो जैसे कि सिंसियरली कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, फेथफुली किसके लिए यूज करना चाहिए, अफेक्शनेटली जो होता है वो किसके लिए यूज़ होना चाहिए, जो लविंगली होता है ये किसके लिए यूज़ होना चाहिए। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से भी मार्क्स कटते हैं। अगर वहाँ पे कहीं पे हम लोग जहाँ पे सही तरीका का यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। और फॉर्मेट भी आज हम लोग समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। हम लोग पहले हिंदी इंग्लिश वाला यूज करेंगे, उसके बाद हिंदी का भी हम लोग देखेंगे कि हिंदी में क्या इसका फॉर्मेट अलग होता है या फिर सेम ही होता है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे और दोनों टाइप के लेटर का फॉर्मेट समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखिए, लेटर दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि टाइप्स ऑफ लेटर की बात करें तो एक होता है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। अगर हम लोग इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, देख लीजिए। जैसे कि पहला है पर्सनल लेटर्स, यानी कि इसमें कौन कौन से लेटर इंक्लूड किए जा सकते हैं। फैमिली लेटर्स, लेटर टू रिलेटिव, किसी संबंधी को पत्र लिख रहे हैं तो वो आएगा पर्सनल में। उसके बाद लेटर्स टू एल्डरली पीपल, ठीक है, एल्डरली यानी कि हमसे बड़ा जो है उनके पास लेटर लिख रहे हैं तो वो पर्सनल लेटर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग और किसको किसको लिख सकते हैं तो लव लेटर्स जो होते हैं ये भी पर्सनल लेटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करें सोशल लेटर्स की, जो कि एक इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, तो इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं तो ये फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि सोशल लेटर्स फ्रेंड को लिख रहे हैं तो वो एक सोशल लेटर्स है, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन, कोई इन्विटेशन लेटर लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, एक सोशल लेटर है। कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर अगर लिखते हैं तो ये भी है। और लेटर कॉन्वेइंग गुड विशेस, और किसी को हम लोग कोई शुभेच्छा यानी कि शुभकामना देने के लिए जो लेटर लिखते हैं वो भी क्या आता है, सोशल लेटर में। एपोलॉजी, किसी तरह का दुख प्रकट करने के लिए या फिर संवेदना कुछ प्रकट करनी है किसी के संग, तो उस तरह के लेटर, थैंक यू वाले लेटर होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, सोशल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये लेटर का टाइप हो गए। अब आते हैं फॉर्मल लेटर में, ठीक है। फॉर्मल लेटर कौन कौन से हो सकते हैं तो देखिए, वे लेटर जो बिजनेस के पर्पज़ से लिखे जाएं, सर्विसेज के लिए लिखे जाएं, रिक्वेस्ट के लिए, फाइल या रजिस्टर कंप्लेन, किसी तरह का कंप्लेंट करना है तो उसके लिए जो लेटर लिखे जाएंगे वो सब फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और ख़ास बातें हैं तो देख लेते हैं कि देखिए, प्रोफेशनल जो लेटर होते हैं वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब आते हैं यहाँ पे कुछ और बातें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि बिजनेस लेटर, एडिटर के पास जो लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। अब आते हैं कि इसमें मेन बातें होनी क्या चाहिए, ठीक है। देखिए, सेंडर का एड्रेस सबसे पहले क्या होता है, आपको भी पता होगा कि जब आप लेटर लिखना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपको एड्रेस लिखना चाहिए। और एड्रेस देख लीजिए, मान लेते हैं सबसे पहले शुरुआत अगर करें कि एड्रेस लिखना है तो दोनों में ही लिखना होगा, एक तो कि फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, दोनों में ही रिसीवर का एड्रेस लिखना सेंडर का एड्रेस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। हम भेज रहे हैं लेटर तो जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए पहला ही, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अभी मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, फिलहाल जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ लेते हैं, ये काम की चीज़ें हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर भेज रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देना होगा, मान लेते हैं कि आप अगर फॉर्मल लेटर भेज रहे हैं तो वो किस पोस्ट पर है, ये पोस्ट आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद उसका एड्रेस मेंशन करना चाहिए, ठीक है, जो भी उसका पूरा एड्रेस है वो। और फिर अगर कुछ और जानकारी है तो उसके यहाँ पे
मेंशन करना चाहिए। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने दोस्त यार और परिवार वाले को लिख रहे हैं, तो इसमें किसी तरह का पद बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सीधे क्या होता है, आपका जो एड्रेस है वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंडर एड्रेस यानी कि हम खुद का लिख रहे हैं। ठीक है, मैनेजर, इसमें क्या था, मैं मैनेजर हूँ और लिख रहा हूँ किसी दूसरे कंपनी का मैनेजर को, तो यहाँ पे मैं अपना पद यूज करूँगा कि भैया मैं मैनेजर हूँ। लेकिन यहाँ पर तो हम माँ के बेटे हैं, तो यहाँ पे क्यों लिखें कि हम मैनेजर हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्फॉर्मल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो डेट कैसे लिखते हैं। अब डेट का फॉर्मेट समझ लीजिए। डेट जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, डेट मंथ ईयर वाला या फिर मंथ डेट ईयर वाला। ठीक है, तो देखिए 24 अगस्त 2022, अगस्त 24 2022, इस तरीके से आप फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेट। ठीक है, तो आगे देखते हैं रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, अब रिसीवर के एड्रेस की बात कर ले। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि क्या इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस यूज करेंगे। तो उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। देखिए रिसीवर का एड्रेस जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए रिसीवर एड्रेस इज द करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज बीइंग सेंट। ठीक है, यानी कि जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस जो है वो रिसीवर एड्रेस कहलाता है। इट इज प्लेस्ड आफ्टर द डेट इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जहाँ पे डेट यूज करते हैं उसके नीचे जो है ये होता है रिसीवर एड्रेस। सिंस पर्सनल लेटर्स आर सेंट टू एक्वाइंटेंसेस और नॉन पीपल, रिसीवर्स एड्रेस इज ओनली मेंशन्ड ऑन द एनवोलेप। ठीक है, कैरिंग द लेटर। मतलब ये समझिए कि जो पर्सनल लेटर लिखते हैं यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, उसमें हम लोग एड्रेस जो है कहाँ यूज करते हैं, एनवेलप पे। ठीक है, एनवेलप में यानी कि जो लिफाफा होता है उस पर हम लोग रिसीवर का एड्रेस लिख देते हैं, यानी कि जिसको लेटर भेज रहे हैं। तो फिर इसीलिए लेटर लिखते समय इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल के लेटर में हमने देखा था कि कमेंट आया था आप लोग का कि वहाँ पे रिसीवर एड्रेस क्यों नहीं दिए। कारण यही है क्योंकि ये हम लोग इन्वेलप पे यानी कि लिफाफा पे लिख देते हैं रिसीवर का एड्रेस, इसीलिए जो लेटर है उसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर इस तरह का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले मतलब ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति है रिसीवर, अगर मतलब जो रिसीव कर रहा है लेटर, उसके बारे में लिखना है तो पहले उसका कुछ पोस्ट है तो वो बता दीजिए कि आप किस पोस्ट वाले को लिख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे दिया है मैनेजर इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसके बाद एड्रेस और पूरा, यानी कि पहले उसका पद लिखिए, फिर कंपनी है तो कंपनी लिखिए और उसके बाद फिर एड्रेस लिखिए। इस तरीके से ये रिसीवर का एड्रेस लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ें तो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और सब्जेक्ट को लेकर भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग क्या इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिख सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, जबकि फॉर्मल में लिखना ज़रूरी होता है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं। अ सब्जेक्ट डिटरमाइन द पर्पज ऑफ द राइटिंग इन ब्रीफ, इट हेल्प्स द रिसिपेंट टू डील सक्सेसफुली विद द एम ऑफ योर लेटर। It is preceded with the word subject and is placed directly after the receiver address। तो सब्जेक्ट जो है कहाँ होना चाहिए, रिसीवर एड्रेस के ठीक नीचे। ठीक है, यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसके पता के ठीक नीचे सब्जेक्ट लिखना चाहिए। अब इसमें आपको ध्यान देना है, इसका उद्देश्य होता है कि पूरा लेटर अगर कोई नहीं भी पढ़े तो सब्जेक्ट ऐसा लिखें कि वो सब्जेक्ट देखते ही पूरा लेटर का मतलब समझ जाए। ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब्जेक्ट लिखना आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। तो बने रहें, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें हैं, उनको समझना जरूरी है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फॉर्मल बिजनेस लेटर विच आर रिटन आइदर इन रेफरेंस टू एन अर्लियर कॉरेस्पॉन्डेंस और टू समवन विथ whom the sender is usually in contact. You must have written a subject at least once while applying for leave, concession, filing a complaint, executing a deal, etc. It should clear, concise, not more than 10 words. ठीक है, तो
सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लिख देते हैं 20 से 30 शब्दों का, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक पूरा किताब जैसा हो जाएगा, उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 10 वर्ड से कम होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। चलिए, और लिखना ज़रूरी है, सब्जेक्ट ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं सैल्यूटेशन, जैसे ये डियर यूज किया गया है, ओके। देखिए पूरा समझते हैं पहले। द सैल्यूटेशन इज ए कस्टमरी ग्रीटिंग टू द रिसिपेंट ऑफ द लेटर। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द इंटीमेसी relationship between the sender and receiver. It usually begins with the word dear followed by the title। इतना मतलब ये हुआ कि सैल्यूटेशन यानी क्या होता है, डियर सर, डियर मैडम, ये सब हम लोग लिखते हैं, वो सैल्यूटेशन कहलाता है। और ये क्या होना चाहिए, डियर लिखने के बाद आप चाहें तो मिस्टर, मिस, मिसेज, मिस्टर, ठीक है, डॉक्टर, ये सब भी यूज कर सकते हैं। और कभी कभार जो है पहला नाम भी यूज किया जाता है। अब पता ये होना चाहिए कि वो आपका रिलेशन क्या है उससे, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्यारे भाई, डियर ब्रदर ऐसा लिखते हैं, डियर राकेश ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपका रिलेशन के ऊपर, कैसा रिलेशन है। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको समझते हैं। इन केस द जेंडर एंड द नेम ऑफ द रिसिपेंट इज़ नॉट नोन, मतलब कि हमें पता नहीं है कि हम जो लेटर भेज रहे हैं उसका जेंडर क्या है, ठीक है, और वो पर्सन जेंडर क्या है उसका, और उसके बाद उसके बारे में और कुछ जानकारी भी नहीं है, ठीक है, उनका एज क्या है कुछ नहीं मालूम है, तब फिर क्या कर सकते हैं। वैसे कंडीशन में देखिए पर्सन एज डियर सर या फिर डियर मैडम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एडिटर को लिख रहे हैं तो हमें पता नहीं कि एडिटर साहब कितने एज के हैं या फिर कौन से उनका जेंडर के हैं, उनका जेंडर क्या है हमें नहीं पता, तो हम लोग दोनों ही लिखेंगे, डियर सर, डियर मैडम। ये बात मैंने पिछला साल बताया भी था पूरे लेटर में, ठीक है, कि ये दोनों यूज कर सकते हैं। अब चलिए आगे, सिंस द सैल्यूटेशन, ये अभी इंग्लिश चल रहा है, हिंदी वाले भी सेम ही है, उसमें भी जो यूज है वो मैं बता दूंगा, तो हिंदी वाले भी देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंस द सैल्यूटेशन इज प्रोफेशनल इन फॉर्मल लेटर्स, द सैल्यूटेशन यूज इन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स इन इज़ फ्रेंडली, ठीक है। तो सैल्यूटेशन जो है ये यूज होता है। आगे देखते हैं कि यू मे ग्रीट द रिसीवर एज डियर या फिर डियरेस्ट फॉलोड बाय द फर्स्ट नेम या निक नेम। इट इज़ एडवाइजेबल टू ग्रीट योर एल्डर विथ रिस्पेक्ट सच एज डियर ग्रैंडमा या फिर डियर ग्रैंडफा। अब देखिए डिपेंड करेगा कि आपका जो है रिलेशन कैसा है। अगर फ्रेंडली है तो आप डियर या फिर डियरेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, तो फिर आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, डियर ग्रैंडमा, डियर ग्रैंडपा, ठीक है, ग्रैंडफादर, डियर फादर, इस तरीके से नाम नहीं यूज करना चाहिए। मेन बात ये होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन फॉर इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, किसके समय क्या यूज करना चाहिए। अगर आपका ब्लड रिलेशन है और वो व्यक्ति आपसे बड़ा है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रेस्पेक्टेड यूज करना चाहिए, ठीक है। क्या यूज करना चाहिए, रेस्पेक्टेड। सैल्यूटेशन यानी क्या, कि जो हम लोग सैल्यूटेट जो जहाँ पे लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, वहाँ पे अगर आपका ब्लड का रिलेशन है और आपसे बड़े हैं तो रेस्पेक्टेड लिखिए, ठीक है। जैसे कि पूजनीय होता है हिंदी में, वैसे यहाँ पे रेस्पेक्टेड। ब्लड रिलेशन है लेकिन आपसे छोटा है तो वहाँ पे माय डियर या फिर डियर लिख सकते हैं, ठीक है, डियर राकेश, माय डियर राकेश, कुछ भी। उसके अलावा अगर बात करें कि इंटीमेट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अगर आपका फ्रेंडशिप है और कोई और रिलेशन है तो फिर आप वहाँ पे भी डियर या माय डियर यूज कर सकते हैं। यह समझ में आया होगा। अब आते हैं फॉर्मल लेटर में। देखिए फॉर्मल लेटर की बात कर ले तो एडिटर, पोस्टमास्टर, पुलिस ऑफिसर, इन सब को लिखना है तो केवल सर और मैडम ही लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डियर यूज ना करें, डियर सर, डियर मैडम ये यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर या मैडम दोनों ही यूज करना है, ठीक है। आपको पता अगर नहीं है तो फॉर्मल लेटर में। उसके बाद अगर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो सर और मैडम, ठीक है। गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल है तो यहाँ पे भी सर और मैडम। फिर उसके बाद देखिए आगे बात करेंगे कि प्रिंसिपल या हेड मास्टर, ठीक है, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए रिस्पेक्टेड सर
या मैडम, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर या मैडम का यूज करना है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, तो कोई अगर आपका एम्प्लॉयर है यानी कि आपका मालिक है, कहीं पे आप काम करते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए सर और मैडम, ठीक है। रेस्पेक्टेड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। शॉपकीपर, बिजनेसमैन, मैनेजर, इन सब को क्या लिख सकते हैं, तो सर या मैडम, ओके। उसके बाद देखिए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर या फिर एक्वांटेंस, तो ये इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एक्वांटेंसेस जो है यानी कि इसका मतलब होता है अपरिचित व्यक्ति, ठीक है। तो ये स्ट्रेंजर्स का मतलब हो गया अपरिचित, और ये एक्वांटेंसेस का मतलब हो गया ये अपरिचित व्यक्ति ही होता है, अनजाना व्यक्ति। तो इनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, सर, मैडम, डियर, डियर भी लगा सकते हैं, नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये ऑफिशियल में ऐसा यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अगर बात करें हिंदी की, देखिए अब हिंदी में हम लोग यहाँ पे पूरा ही माजरा समझ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपसे बड़ा कोई है, अपने से बड़ा आदरणीय, ठीक है, जिससे पत्र लिखना हो, निकट संबंधियों को, माता पिता, गुरु, बड़े भाई, बड़ी बहन आदि को लिखना है, तो फिर क्या संबोधन करना चाहिए, पूजनीय। मतलब अगर आपके गुरु हैं, टीचर हैं, तो उनको आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पूजनीय। माता पिता को क्या यूज़ कर सकते हैं, पूजनीय। आपसे बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी पूजनीय लिख सकते हैं। लेकिन माता को क्या लिखेंगे, पिता को पूजनीय लिख सकते हैं, माता को क्या लिखेंगे, पूजनीया, ठीक है। माता को क्या लिखना है, पूजनीया। ये चीज़ें समझिए, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं आपकी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और शब्द आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए आदरणीय, ठीक है। आदरणीय किसके लिए, आदरणीय, ये वाला शब्द जो है मेल के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला शब्द फीमेल के लिए यूज़ करेंगे जो कि हमारे रिलेशन में है और हमसे बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और आगे अगर बात करें, पूज्या, परम पूज्या, ठीक है, परम पूज्या माता जी, परम पूज्य माता जी नहीं, परम पूज्या माता जी, ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो अभिवादन, यानी कि इनको क्या कहना चाहिए। हमने तो यहाँ पे पूजनीय संबोधन किया, अब अभिवादन क्या, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, चरण वंदना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये अभिवादन कर सकते हैं। लास्ट जो लिखते हैं नीचे में, ठीक है, जो आपका आज्ञाकारी वो सब, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, आपका कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र, दयाभिलाषी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इन सब में प्रैक्टिस करिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये आपके लिए। आते हैं अगले, अगर बात करें मतलब कि अब परिवार से हट के अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बराबर वाले, सहेली, मित्र, सहपाठी, ये सब क्या है, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स सर्कल हैं उनको कैसे आप लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे उनको लिखेंगे प्रिय मित्र, प्रिय सखी, मित्रवर, बंधुवर या फिर प्रियवर, ओके। अब इनको क्या हम लोग क्या चरण स्पर्श लिखेंगे, नहीं, इनके लिए यूज कर सकते हैं जय हिंद, नमस्ते, जय भारत, ये सब शब्द, ठीक है। तो ये अपने बराबर वालों के लिए इस तरीके से लिखेंगे। आपका प्रिय मित्र, तुम्हारा, तुम्हारा ही, अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा ही, इतना भी लिख के आप जो है लेटर को ख़त्म कर सकते हैं। जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, तो अगर दोस्त को लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी। दोस्त को तो आज्ञाकारी नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं कि आपका मित्र या फिर तुम्हारा ही, इतना भी लिख सकते हैं, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी सखी या तुम्हारी ही, ठीक है, तुम्हारी ही रमेश कुमार या तुम्हारी ही रमिता कुमारी, तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। अपरिचित व्यक्तियों को अगर लिखना है तो क्या करेंगे, माननीय, मान्यवर, आदरणीय, आदरणीया, मान्य या फिर महोदय, श्रीमान, श्रीमती। तो यहाँ पे देखिए अगर अपरिचित हैं तो उनको क्या लिख सकते हैं, श्रीमान, श्रीमती, और मान्यवर, माननीय, आदरणीय, ये सब। इनको क्या लिख सकते हैं, जय हिंद, नमस्ते या फिर नमस्कार, ठीक है। नमस्कार करना कोई ख़राब बात नहीं है, तो चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, उसको हम लोग नमस्कार का यूज कर सकते हैं। अब देखिए अपरिचित में भवदीय लिखा जाता है लास्ट में। हम लोगों ने लेटर प्रैक्टिस किया था पिछला बार, तो ज़्यादातर यूज क्या किए थे, भवदीय का, तो भवदीय का यूज कर सकते हैं। कृपा कांक्षी भी लिख सकते हैं, आपका या भवदीय, ठीक है। तो आपका भी लिख सकते हैं, आपका
हालांकि आपका यहाँ पे सटीक नहीं होगा, भवदीय लिखें। और एक चीज़ याद रखें, लड़कियाँ जो हैं वो भवदिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। भवदीय लड़कों के लिए है, भवदिया जो है वो लड़कियों के लिए है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट पे। अगर आपसे छोटा है और उसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर या फिर चिरजीव, ठीक है। क्या है, चिरंजीव, प्रियवर, प्रिय या फिर चिरंजीव, अपने से छोटों को। उसके बाद देखिए शुभाशीर्वाद, सुखी, सुखी रहो, खुश रहो, शुभाशीष, आनंदित रहो या प्रसन्न रहो। तो ये लिख सकते हैं अपने छोटों के लिए। लास्ट में जो लिखते हैं कि तुम्हारा जो स्नेही, वो सभी चीज़ें यानी कि जैसे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शुभ चिंतक, शुभभिलाषी, हितैषी, हितैक्षु या फिर हित चिंतक। तो ये सारे टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं देखिए बॉडी पार्ट में। लेटर का बॉडी पार्ट जो है वो देखिए कैसे लिखना चाहिए वो समझ लेते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। लेटर का जो बॉडी पार्ट होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जो होता है देखिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, यानी इंट्रोडक्शन देना है कि लेटर लिखने का मेरा कारण क्या है। दूसरा होता है मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ मतलब कि अब वहाँ पे आप रीजन बताएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तो आपने बता दिया कि हम लेटर मतलब कि इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि तुम्हारा अपना हालचाल भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे इनफॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अगर इनफॉर्मल है तो आप वहाँ पे अपना हालचाल, उसका हालचाल ले सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन के तौर पे आ जाएगा। मेन बॉडी पार्ट में कि आप लेटर किस उद्देश्य से लिख रहे हैं वो मिडिल पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है, याद रखें। और जो लास्ट वाला होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं कि आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हैं उस व्यक्ति से, तो ये हो जाएगा तीसरा। यानी कि बॉडी पार्ट 3 भागों में बट गया, ये समझ में आया होगा। अब चलिए, अच्छा गैप की जहाँ तक बात करें तो जब लेटर देखेंगे तो बता दूंगा स्पेस कहाँ कहाँ होना चाहिए। कंक्लूडिंग लाइन, अब देखिए ये वाला इंग्लिश में अगर बात करें, जैसे कि हम लोग हिंदी देख लिए हैं कि दोस्त रहेगा तो उसके संग क्या लगाएंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो विथ बेस्ट रिगार्ड्स, लास्ट जो है कंक्लूडिंग लाइन क्या होता है, नीचे में तुम्हारे पत्र का जवाब का इंतज़ार करते हुए, ऐसा लिखते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं विथ बेस्ट रिगार्ड्स, विथ बेस्ट विशेस, विथ लव एंड रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट एंड अफेक्शनेट। ये किसके लिए, पेरेंट्स और एल्डर यानी बड़ों के लिए इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और छोटे फ्रेंड्स हैं उनके लिए बेस्ट रिगार्ड्स और बेस्ट विशेस। उसके बाद यंगर, अब अगर हमसे छोटे हैं तो क्या लिख सकते हैं, विथ लव, बेस्ट विशेस, विथ बेस्ट विशेस। और अगर ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो थैंकिंग यू और विथ बेस्ट रिगार्ड्स, इस तरह का यूज कर सकते हैं शब्दों का, ठीक है। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर यानी कि जहाँ पे हम लोग लेटर्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे काम की चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ पोलाइट वे टू एंड योर लेटर विथ रिस्पेक्ट द ट्रेडिशनल रूल ऑफ द एटिक्विटी इन ब्रिटेन इज दैट अ फॉर्मल लेटर स्टार्टिंग विद डियर सर मैडम मस्ट एंड विथ योर्स फेथफुली। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है कि जो इंग्लैंड में रूल था, ब्रिटेन में रूल था कि डियर सर और मैडम से अगर आपने लेटर शुरू किया है तो ख़त्म कैसे करना होगा, योर्स फेथफुली से, ठीक है। जबकि लेटर अगर सर मैडम से स्टार्ट हो रहा है तो किससे ख़त्म करना चाहिए, सिंसियरली से। ये ब्रिटेन का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। सिंसियरली किसके संग यूज़ करते हैं, जब हम लोग डियर लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाते हैं, सॉरी, डियर जब नहीं लगाएंगे तो सिंसियरली यूज़ करेंगे, और जब डियर लगाएंगे तो फेथफुली यूज करेंगे। ये दोनों टर्म आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म है, समझ में आ गया होगा। चलिए अभी थोड़ा और है, उसमें भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स यू मे क्लोज द लेटर विथ योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली, सो ऑन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशन विद द रिसीवर। तो इनफॉर्मल में कुछ दिक्कत नहीं है, आप योर्स ट्रूली, लविंगली, अफेक्शनेटली इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बताया गया है, देखिए फॉर्मेट के तौर पे आप यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी जगह क्या यूज़ करेंगे। जैसे फ्रेंड है या फिर कोई अनजाना व्यक्ति है तो वहाँ पे
सिंसियरली यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर में सिंसियरली योर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में भी फ्रेंड्स था, नीचे वाले में भी फ्रेंड्स है, तो क्या मतलब है कि दोनों जगह हम चाहें तो फ्रेंड के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लविंगली भी यूज़ कर सकते हैं, लविंग, अफेक्शनेटली, ठीक है, इस तरह से फ्रेंड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ें, फॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो फॉर्मल लेटर में क्या यूज़ कर सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं, केवल ये प्रिंसिपल और हेडमास्टर को ही। उसके बाद एडिटर या गवर्नमेंट ऑफिशियल, शॉपकीपर्स, प्राइवेट फर्म्स, इन सब को लिखना है तो योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली। योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर में आप सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंसियरली आपने देखा होगा जब डियर यूज़ करेंगे तो सिंसियरली यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ पे फेथफुली यूज करते हैं। स्ट्रेंजर्स में मतलब अजनबी हैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, योर्स फेथफुली, ठीक है, फेथफुली कब यूज़ करेंगे, जब अजनबी है तो। आगे बढ़ते हैं, तो एम्प्लॉई अगर हैं कोई ऑफिशियल टू अनदर, दूसरे किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, कंप्लेंट के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ पे योर्स फेथफुली का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। अब देखिए सिग्नेचर का लाइन, सिग्नेचर तो वैसे ज़रूरत नहीं है, सिग्नेचर जो है आप देखते ही होंगे, नाम लिख दिया जाता है अपना, वही सिग्नेचर है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए अब एलिमेंट समझ लेते हैं फटाफट एक नज़र में। अब इतना तो हम लोगों ने ज्ञान पढ़ लिया, अब इसको एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स में क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होता है, सैल्यूटेशन होता है, कंटेंट रिक्वायर्ड कैन बी लॉन्ग एंड डिटेल्ड, यानी कि बॉडी पार्ट, यहाँ पे इसका मतलब है सीधा सीधा बॉडी पार्ट, ठीक है। तो सैल्यूटेशन यानी कि जो नमस्ते हाय हेलो होता है वो सैल्यूटेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूडिंग लाइन और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सिग्नेचर लाइन। तो ये सब कुछ हम लोग ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आते हैं फॉर्मल लेटर में, तो देखिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सॉरी सीरीज गड़बड़ा गया, यहाँ पे देखिए पहला तो है रिसीवर सेंडर एड्रेस, दूसरा डेट होगा, तीसरा में रिसीवर एड्रेस, चौथा में सब्जेक्ट होगा, पांचवा सैल्यूटेशन होगा। उसके बाद बॉडी पार्ट, इसको आप चाहें तो सिंपली बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर ये हो गया। और उसके बाद कंक्लूडिंग लाइंस, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर और फिर सिग्नेचर अलॉन्ग विथ डिजाइनेशन और टाइटल। तो इसका मतलब हुआ कि ये आप फॉर्मेट अगर याद करना चाहते हैं तो ये 7-8 पॉइंट को याद कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पे 9 पॉइंट है फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में 7 पॉइंट है, इनको याद रख लेना है। और ये अगर लाइन वाइज सीरीज वाइज जैसे बताया गया है वैसे याद करते हैं तो यानी कि आपका गड़बड़ नहीं होगा, आप फॉर्मेट को पूरा कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और बातें हैं इसमें, मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मैं दे दूंगा पीडीएफ के तौर पे, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं इसमें समझने में दिक्कत है तो फिर आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये वही है किसको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, हिंदी में है ये। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे देखिए, एक चीज़ जो हिंदी वाले हैं उनको बता दूं कि कार्यालयीन सरकारी पत्रों में क्या यूज होता है, भवदीय, प्रार्थी या फिर निवेदक, ठीक है। निवेदक जो है वो भी यूज कर सकते हैं अगर कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये सब आपके काम की चीज़ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से पढ़ के आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये फ़ायदा दिया होगा, आपको बहुत इससे सीखने को मिला होगा। एक बार अगर फटाफट हम लोग इसको एक नज़र में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंडर एड्रेस होता है, डेट होता है, सैल्यूटेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन मतलब यही कि डियर मैम, सर, मैडम, जो भी होता है वो, और बॉडी पार्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यानी कि ये जो पार्ट छोटा सा लिखा रहता है कि अपना ख्याल रखना,
माता जी को मेरा प्रणाम देना, इस तरह की चीज़ें, इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क। और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, क्लोजर, और ये फिर अपना सिग्नेचर यानी नाम। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसी तरह ये भी हिंदी में भी वैसा ही होता है सेम। तो आप इसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए सब जगह, और इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।